हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, नमस्कार। वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हुआ हूं कि कोविड-19 महामारी के कारण जैसा कि सुनाई पड़ रहा था कि आपके पाठ्यक्रम को 30% कम करने की शासन की मंशा थी। शासन ने उस पर अपने विशेषज्ञों की समिति भी बनाई थी और उन विशेषज्ञों की समिति ने अपना रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब आपके हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम 30% कम कर दिए गए हैं, चाहे वो काव्यांजलि के हों, गद्य गरिमा के हों, कथा भारती के हों या संस्कृत दिग्दर्शिका के हों। सब में से कुछ न कुछ पाठ माइनस कर दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं। अब आपको नए पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने अध्ययन की रूपरेखा बनानी है, उसी के अनुसार पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी होती रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और YouTube चैनल पर आपके लिए निरंतर किसी न किसी अध्याय या किसी न किसी उसके टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको पहुंचा रहे हैं। आप उसे भली भांति देख रहे हो, समझ रहे हो, निश्चित रूप से आपको अच्छा प्राप्त हो रहा होगा। किंतु विद्यार्थियों, एक बात और आपसे कहनी थी। सुभाषित का एक श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे एक एक बूंद जल के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सब प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे संचय करने से ही एकत्रित होते हैं। जो वीडियो हमारे डाले जा रहे हैं उसको अगर आप इस सोचो कि परीक्षा आएगी तो हम एक साथ देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, तब आपके लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो पढ़ रही है उसे धीरे धीरे एक एक करके निरंतर देखते जाइए, निरंतर अभ्यास में बने रहिए। निरंतर संचय करने से ही विद्या एकत्रित होती है और अगर आप निरंतर देखते रहोगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो। तो चलिए, जो आज आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, आज हम उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सिलेबस आपका कम किया गया है और अब आपको क्या पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। जो पाठ्यक्रम आपके सिलेबस का कम किया गया है या जो पाठ आपके सिलेबस से हटाए गए हैं वो निम्न के अनुसार हैं। इसको आप अपनी पुस्तक पर क्रॉस का चिन्ह लगा लें या कहीं नोट करके रख लें कि इन पाठों को अब आपको नहीं पढ़ना है। गद्य में जो निर्धारित पाठ थे उसमें राय कृष्णदास का आनंद की खोज और पागल पथिक तथा राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब, ये 2 निबंध अब आपको नहीं पढ़ने हैं। इसको आप क्रॉस का निशान लगा लें। ये निबंध दोनों अब आपको नहीं पढ़ने हैं। काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ थे उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती का वियोग वर्णन, केशव दास की स्वयंवर कथा विश्वामित्र, विविधा में सेनापति, देव और घनानंद की जो कविताएं आपके सिलेबस में हैं और बिहारी के भक्ति एवं श्रृंगार संबंधी जो दोहे आपके सिलेबस में हैं, इन पर आप क्रॉस का निशान लगा लें। ये आपको अब नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस से इस वर्ष के लिए हटा लिए गए हैं।
अब कथा साहित्य में कहानियों में भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी आपको नहीं पढ़नी है, इस पर क्रॉस का निशान आप लोग लगा सकते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका के 2 पाठ लोभा पापस्य कारणम और चतुरश्चौरः आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, इस पर आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित जो संधियां पूछी जाती थीं, आपके सिलेबस में इन संधियों को हटा दिया गया है। इस सूत्र वाली संधियों को, एक झलाम जस झसी, खारिचा, मो अनुस्वारः, तोर्लि और अनुस्वारस्य पर स्ववर्णः, इन संधियों को अब आपको नहीं पढ़ना है। विसर्ग संधि में अतोरा प्लुताद प्लुते सूत्र की संधि, हासिचा तथा रोरी, इन 3 संधि के सूत्रों को अब आपको नहीं पढ़ना है। समास में इसी प्रकार से बहुब्रीहि समास अब आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, ये बहुब्रीहि समास आपको नहीं पढ़ना है। इसके अतिरिक्त अब आपको संज्ञा का जो रूप होता था, शब्द रूप, उन शब्द रूपों में राजन, जगत और सरित, इन 3 शब्द रूपों को आपको अब नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में से सर्व, इदम और यद, इन 3 शब्द सर्वनाम के रूपों को अब आपको नहीं पढ़ना है, इस पर आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। धातु रूप में परमैष्मयपदी पद के अस्था, पा, नी, दा, क्री और चुर, इन धातु रूपों को अब आपको नहीं पढ़ना है, इस पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, वतु प्रत्यय, इन 3 प्रत्ययों को आपको नहीं पढ़ना है, इस पर आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। विभक्ति के सूत्रों में से स्वाधालंब खटयोगाच, ए सूत्र, खष्टी शेषे और यतश्च निर्धारणम, इन 3 सूत्रों को अब आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, इनको आपको अब नहीं पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व में जो छंद थे, छंद 2 प्रकार के थे, वारणिक छंद और मुक्तक छंद। तो वारणिक छंद में से इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत्तगयंद, सुमुखी, सुंदरी तथा बसंत तिलका के लक्षण और उदाहरण जो आपको पढ़ने पड़ते थे, इन 7 वर्ण वृत्त के छंदों को अब आपको नहीं पढ़ना है, इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। मुक्तक छंद में मनहर छंद का लक्षण और उदाहरण आपको नहीं पढ़ना है, इस पर भी आप क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। आपका उपर्युक्त के अनुक्रम में 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया। अब जो 70% पाठ्यक्रम बच रहा है वो निम्नलिखित प्रकार से है, अर्थात आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका अंक निर्धारण नीचे दिए गए के अनुसार होगा। इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड का में आपके गद्य, पद्य, खंडकाव्य, नाटक और कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड खा में संस्कृत से संबंधित गद्य, पद्य और निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद पूछे जाएंगे। जो खंड का भी 50 अंक का होगा और खंड खा भी 50 अंक का होगा। पूरा पेपर 100 अंक का होगा। तो खंड का के हम देखते हैं कि खंड का में आपको हिंदी गद्य का विकास, अर्थात गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं उनकी प्रमुख रचनाओं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको जो सही होगा उसे टिक लगाना है, अर्थात अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये 5 अंक का होगा। इसी प्रकार काव्य साहित्य के विकास से विविध कालों की प्रवृत्तियां, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंक के होंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश आपको दिया जाएगा गद्य से, आपके गद्य गरिमा के खंड से अर्थात आपके निबंधों से, उस गद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और संपूर्ण गद्यांश 10 अंक का पूछा जाएगा। इसी प्रकार से पद्यांशों पर निर्धारित आपके जो पद्यांश हैं अर्थात काव्य खंड के जो कविताएं हैं, एक कविता या 2 कविता आपको दी जाएगी और उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और ये भी 10 अंक का होगा। इस प्रकार से आपके खंड का में गद्य और पद्य से 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली इत्यादि पर, मतलब लेखकों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर 80 शब्द सीमा के अंतर्गत आपको लिखना है। ये भी 5 अंक का होगा। इसी प्रकार कवियों में उनका जीवन परिचय, जीवनी और साहित्यिक परिचय अर्थात साहित्यिक विशेषताएं, ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80 अंक का, ये भी 5 अंक का होगा। कहानी में कहानियों का चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व, तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी भी शब्द सीमा अधिकतम 80 होगी और कहानी पर आधारित प्रश्नों को 5 अंक दिया गया है। 5 अंक के प्रश्न कहानी पर आधारित होंगे। कहानी का सारांश, कहानी का चरित्र चित्रण, कहानी का तत्व, कहानी का उद्देश्य इत्यादि पर आधारित 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। नाटक, जो आपके सिलेबस में निर्धारित नाटक है उसके नाटक की विशेषताओं, पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी 5 अंक का होगा। तो ललितपुर के लिए गरुड़ ध्वज नाटक नियत किया गया है, आपको केवल गरुड़ ध्वज नाटक ही पढ़ना है। इसी प्रकार खंड खा भी 50 अंक का होगा। खंड खा में आपको पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसमें 2 नंबर आपके संदर्भ के प्राप्त होंगे और 5 नंबर उसके अनुवाद के प्राप्त होंगे। कुल 7 अंक का गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद का आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठकों के संस्कृत पद्य का आपको श्लोक दिया जाएगा। श्लोक का संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 अंक संदर्भ के होंगे और 5 अंक उसके हिंदी अनुवाद के, अर्थात कुल 7 अंक आपको संस्कृत दिग्दर्शिका से प्राप्त होंगे। संस्कृत दिग्दर्शिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक गद्यांश में और एक पद्यांश में। गद्यांश पर भी संदर्भ सहित अनुवाद और पद्यांश में भी संदर्भ सहित अनुवाद, दोनों 7-7 अंक के अर्थात 14 अंक का तो आपको सिर्फ अनुवाद से प्राप्त हो जाना है। इसके अतिरिक्त पाठों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना होगा। 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 2 प्रश्न ही आपको करने हैं और दोनों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 4 अंक आपको संस्कृत में उत्तर देने के प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जितने भी रस आपके सिलेबस में है उनकी परिभाषा, उदाहरण और उनकी पहचान करना आपको आना चाहिए। ये 2 अंक का आपसे प्रश्न इस पर पूछा जाएगा। अलंकार में शब्दालंकार, शब्दालंकार में आपके सिलेबस में रखा गया है अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनकी परिभाषा और उदाहरण
आपको लर्न करना है। ये 2 अंक का होगा। इसी प्रकार से अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति अलंकार आपके सिलेबस में हैं। इनकी भी परिभाषा और उदाहरण आपको लर्न करनी होगी, याद करनी होगी। इन दोनों में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 अंक के होंगे, अर्थात शब्दालंकार और अर्थालंकार में से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक उसकी परिभाषा का और 1 अंक उसके उदाहरण का प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार छंद जो आपके सिलेबस में है, मात्रिक छंदों में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया और हरगीतिका, बरवे, इनके लक्षण और उदाहरण आपको लिखने हैं। लक्षण अर्थात परिभाषा, परिभाषा के आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएंगे और उदाहरण के आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल 2 अंक आपको मात्रिक छंदों से प्राप्त होंगे। 11वें नंबर पर रहेगा निबंध। हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति आपको करनी है। दिए हुए विषय पर निबंध होगा। विषय क्या होगा? या तो जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे जो 9 अंक के होंगे। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में, तो हिंदी व्याकरण की बात हुई, संस्कृत व्याकरण में आपको संधि पूछी जाएगी। संधि में स्वर संधि में केवल आपके 3 सूत्र शेष बचे हुए हैं। एचो अयवा यावह, एंग पदांतादति और यंग पर रूपम, इन 3 सूत्रों का अध्ययन आपको करना है। व्यंजन संधि में केवल 2 सूत्र बचे हुए हैं, एक इष्टो इष्टुना इष्टुः, एक इष्टुना इष्टुः, इन 2 सूत्रों को आपको पढ़ना है। विसर्ग संधि में केवल 2 सूत्र बचे हुए हैं, विसर्जनीय से सह और ससु जोसो रूह, इनको आपको पढ़ना है। इन 7 सूत्रों में से आपके 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के 3 अंक के प्रश्न होंगे। आपको टिक लगाना होगा या लिखना होगा, पहचान करना होगा। तो इस प्रकार से आपके संस्कृत व्याकरण का अंक विभाजन हुआ। अब आपके सिलेबस में क्या है और इसको हम देखते हैं। व्यंजन संधि में इष्टो इष्टुना इष्टु और इष्टुना इष्टु तो बात हो ही गई थी। विसर्ग संधि में विसर्जनीय सह सजो शुरू, इसको भी आपको बता चुके हैं। समास में केवल आपको अव्ययी भाव और कर्मधारय समास पढ़ने हैं, जो कि 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आएंगे, अव्ययी भाव और कर्मधारय समास आपको पढ़ना है। इसी प्रकार शब्द रूप में केवल आत्मन और नामन, इन 2 शब्द रूपों को आपको पढ़ना है। धातु रूप में लट, लोट, विधलिंग, लंग और लिट, इन में आपको तैयारी करनी है, इनको पढ़ना है। जो आपके धातु बचे हुए हैं उनकी तैयारी इस प्रकार से करनी है। प्रत्यय में 2 प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय में ता और त्वा और तद्धित में त्वा और मतुप प्रत्यय आपके सिलेबस में है। इसमें से भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विभक्ति परिचय में आपके सिलेबस में 3 विभक्तियां शेष बची हुई हैं, 5 विभक्तियां शेष बची हुई हैं। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे अपि एक है। फिर दूसरा एनांग विकारः, तीसरा सहयुक्ते प्रधाने और 14 नमः स्वस्ति स्वाहा, ये 4 विभक्ति है। तो 4 विभक्ति में से आपके 2 अंक के प्रश्न बनेंगे। आपको विभक्ति की पहचान करनी होगी। और अंतिम प्रश्न होगा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। दोनों 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अब जो आपके सिलेबस में अध्याय शेष बचे हुए हैं उनको आप देख लीजिए और अपनी कॉपी पे सही का टिक लगा लीजिए कि इन अध्यायों को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। सबसे पहले हम आते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक। इसमें आपको 6 निबंध पढ़ने हैं।
इस पर आप सही का टिक लगा लीजिए। जैसे आपने अभी जो हटा लिया गया था उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाया था, वैसे इस पर सही का चिन्ह लगा लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये आपको पढ़ना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये भी आपको पढ़ना है। श्याम सुंदर दास का भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये भी आपको पढ़ने हैं। सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, ये पाठ आपको पढ़ना है। डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य तथा राहुल सांकृत्यायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये 6 निबंध आपको पढ़ने हैं। इस पर आप सही का निशान अपनी पाठ्य पुस्तक पर लगा लीजिए। इसके अतिरिक्त काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, अर्थात जो कवि और उनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिनको आपको पढ़ना है, सबसे पहले नंबर पर कबीर दास पे आप टिक लगा लीजिए। कबीर दास की साखी और पदावली नामक कविताओं को आपको पढ़ना है। सूरदास भी आपके सिलेबस में हैं। सूरदास के विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत आपको पढ़ने हैं। तुलसीदास की भरत महिमा, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका जो आपके सिलेबस में है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। और महाकवि भूषण का शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, ये आपको पढ़ने हैं। अर्थात कुल 4 कवि और उनकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसको आपको पढ़ना है, इनका अध्ययन करना है, इन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कथा साहित्य में केवल 4 कहानियाँ आपकी शेष बची हुई हैं। इन 4 कहानियों पर सही का टिक लगा लीजिए। इन 4 कहानियों को आपको पढ़ना है। प्रेमचंद की बलिदान कहानी, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी, यशपाल की समय कहानी और जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा कहानी आपको पढ़नी है, इनका अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त हम आगे चलते हैं। नाटक आपके सिलेबस में ललितपुर के लिए गरुड़ ध्वज नाटक है, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आपको इस गरुड़ ध्वज नाटक को पढ़ना है। ललितपुर के लिए आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर के लिए एक गरुड़ ध्वज नाटक है, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ये आपको इसका अध्ययन करना है। केवल गरुड़ ध्वज नाटक का ही आपको अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों में कुल 8 पाठ शेष बचे हुए हैं। इन 8 पाठों का अध्ययन आपको करना है। वंदना, प्रयागः, सदाचारोपदेशः, हिमालयः, गीतामृतम, चरैवेद चरैवेति, विश्ववंद्या कवयः और सुभाष चंद्र। तो विद्यार्थियों, इन 8 अध्यायों पर आप सही का चिन्ह लगा लीजिए। इनका अध्ययन करना है। इन पर आधारित गद्य और पद्य का अनुवाद पूछा जाता है, जो कुल 14 अंक का आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इसकी तैयारी आपको करनी है। इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य वर्ग के अर्थात कला वर्ग के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम हुआ। ये पाठ्यक्रम कला वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। हमने आपको आपके पाठ्यक्रम और आपके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई। निश्चित रूप से आपको ये पसंद आएगा। आप अपने साथियों को भी ये वीडियो भेजिए, जिससे उन्हें पाठ्यक्रम की सही जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।